बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटी सी दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो आइए चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की जानिब। बंदरगाह से मार्शल डर्बन ने कहा, नो सर, अभी तक इसने किसी ग्रुप को बंदरगाह पर नहीं देखा। ब्राउन ने जवाब देते हुए कहा, तुम खुद वहां जाकर निगरानी करो और लॉलीपॉप को ट्रेस करने के लिए किसी साथी को भेज दो। मार्शल डर्बन ने कहा, राइट सर, मैं जा रहा हूं अभी, ब्राउन ने कहा। तो मार्शल डर्बन ने रिसीवर रख दिया। वो चंद लम्हों तक कुछ सोचता रहा और फिर वो मेज के पीछे कुर्सी पर आ बैठा और एक सिगार सुलगाया ही था कि फोन की घंटी बज उठी। तो इसने चूंकते हुए रिसीवर उठा लिया। यस, मार्शल डर्बन स्पीकिंग, मार्शल डर्बन ने मखसूस लहजे में कहा। ब्राउन बोल रहा हूँ चीफ, आपसे राब्ता खत्म होते ही नेल्सन की कॉल आ गई थी। दूसरी तरफ से ब्राउन ने कहा, नेल्सन, ये कौन है? मार्शल डर्बन ने चुपते हुए पूछा। मेरा साथी है, जिसे मैंने 2 घंटे पहले बंदरगाह पर निगरानी के लिए भेजा था। अब उसने रिपोर्ट दी है कि अभी भी लॉलीपॉप 5 फिलिपाइनी बाशिंदों के हमरा इस जेटी की तरफ गया है जहां प्राइवेट स्टीमर्स वगैरह खड़े रहते हैं। ब्राउन ने कहा, ओ लॉलीपॉप और फिलिपाइनी? मार्शल डर्बन ने चूमते हुए कहा, यस चीफ, नेल्सन 1-2 मरतबा लॉलीपॉप के क्लब जा चुका है, इसलिए इसने लॉलीपॉप को फौरन पहचान लिया। इन अफराद में लॉलीपॉप के अलावा एक फिलिपाइनी लड़की भी है। ब्राउन ने कहा, यकीनन वो फिलिपाइनी अफराद की शक्लों में पाकिस्तानी एजेंट होंगे। मार्शल डर्बन ने गुर्राते हुए कहा, ओ, आपका मतलब है कि वो मेकअप में है? ब्राउन ने चुपते हुए कहा, हाँ, लड़की समेत 6 पाकिस्तानी एजेंट यहाँ पहुंचे थे। यकीनन शिरार ने गद्दारी करते हुए अपनी जिंदगी बचाने के लिए इन लोगों को जजीरे के बारे में बता दिया होगा और वो लोग इसी मकसद के तहत बंदरगाह पर आए होंगे। नेल्सन ने उन्हें किसी स्टीमर पर सवार होते देखा है या नहीं? जल्दी बताओ। मार्शल डर्बन ने गुर्राते हुए कहा, नहीं चीफ, इसने इन्हें स्टीमर की तरफ जाते देखा तो मुझे कॉल करने लग गया था। ब्राउन ने कहा, अहमक आदमी, इसे फौरन कॉल करके हुक्म दो कि वो तेजी से इनके पीछे जाए और देखे कि वो किस स्टीमर या लॉन्च में सवार हो रहे हैं और तुम भी फौरन वहां पहुंचो। मार्शल डर्बन ने गुस्से से पुकारते हुए कहा, राइट सर, मैं उसे कॉल करता हूँ, ब्राउन ने सहमे हुए लहजे में कहा। तो मार्शल डर्बन ने फोन ऑफ कर दिया। फिर वो बेताबी से सिगार की कश लेने लगा। इसकी निगाहें सामने दीवारों पर नस्ब स्क्रीनों का जायजा ले रही थी, लेकिन जहन ब्राउन की इत्तला में उलझा हुआ था। तकरीबन 10 मिनट बाद ब्राउन की फिर कॉल आ गई। चीफ, नेल्सन को वो लोग नजर नहीं आए, अलबत्ता लॉलीपॉप को इसने वापस जाते देखा है। इसने लॉलीपॉप को तन्हा जाते देखा तो वो समझ गया कि वो फिलिपाइनी अफराद को किसी स्टीमर वगैरह पर छोड़कर जा रहा है। चुनाचा उसने जेटी पर पहुंचकर वहां खड़े तमाम स्टीमर्स का जायजा लिया तो उसे फिलिपाइनी कहीं नजर नहीं आए। ब्राउन ने रिपोर्ट देते हुए कहा, नेल्सन ने वहां किसी से इनके बारे में पूछा नहीं है? मार्शल डर्बन ने गुर्राते हुए कहा, नो सर, अलबत्ता जेटी पर एक बर्थ खाली थी और एक लॉन्च वहां से तकरीबन 100 गज के फासले पर जा रही थी। शायद वो इसी बर्थ से रवाना हुई थी। नेल्सन ने भी इसी शुबे का इजहार किया है। बहरहाल मैंने उसे हिदायत कर दी है कि वो फौरी तौर पर इस बर्थ के आसपास खड़े अफराद से मालूम करे कि वो लॉन्च इसी बर्थ से रवाना हुई है या नहीं। मैं भी वहां पहुंचने वाला हूँ। ब्राउन ने कहा, नेल्सन को हुक्म दो कि वो फौरन किसी मोटर बोट से इस लॉन्च का पीछा करे और देखे कि इसमें वही फिलिपाइनी सवार हैं जिन्हें इसने लॉलीपॉप के हमरा देखा था या वो कोई और लोग हैं। तुम भी वहां पहुंचकर इसके पीछे जाओ। दैट्स ऑल, मार्शल डर्बन ने तहकमाना लहजे में कहा और फिर फोन ऑफ करके इसने कंट्रोल पैनल का एक बटन प्रेस कर दिया। यस चीफ, मार्कोस बोल रहा हूँ। कमरे में एक मुदमाना आवाज सुनाई दी, मार्कोस, तुम अपने तमाम गार्ड को अलर्ट कर दो। मार्शल डर्बन ने तहकमाना लहजे में कहा, राइट सर, और कोई हुक्म? मार्कोस ने कहा, हमारे दुश्मन पाकिस्तानी एजेंट दारुल हुकूमत से रवाना हो चुके हैं। अभी चंद मिनट बाद पता चल जाएगा कि वो किस सिमत में जा रहे हैं।
बहरहाल तुम चौकन्ने रहो, मार्शल डर्बन ने ताकीद करते हुए कहा और दोबारा बटन प्रेस कर दिया। इसने नया सिगार सुलगाया और बेताबी से कश लेने लगा। चंद लम्हों बाद फोन की घंटी बज उठी तो इसने रिसीवर उठा लिया। हेलो, मार्शल डर्बन स्पीकिंग, मार्शल डर्बन ने गुराट अमेज लहजे में कहा। ब्राउन बात कर रहा हूँ चीफ। नेल्सन ने एक स्टीमर के ड्राइवर से दरियाफ्त करके इतला दी है कि इस खाली बर्थ से एक खसूसी लॉन्च रवाना हुई है और इसमें एक लड़की समेत 5 अफराद सवार हुए हैं, जबकि 2 पहले से लॉन्च पर मौजूद थे। ब्राउन ने तेजी से कहा, ओ, तुम फौरन इस लॉन्च के पीछे जाओ और उसे मिसाइल मारकर समुद्र में गर्क कर दो, मार्शल डर्बन ने चीखते हुए कहा और फिर उसे मजीद हदायत देने लगा। इमरान और इसके साथियों की मंजिल फिलिपाइन के दारुल-हुकूमत से तकरीबन 100 मील दूर समुद्र में एक छोटा सा जजीरा था। शिराट के कहने के मुताबिक वो बेबाद जजीरा था और इसका बेशतर हिस्सा संगलाख चट्टानों और छोटी छोटी पहाड़ियों पर मुश्तमिल था। अलबत्ता मगरबी हिस्से में कुछ जमीन थी जहां एक वसी और रीच इमारत में इनकी तंजीम का सेकंड हेडक्वार्टर और असले का बहुत बड़ा स्टोर था और ये असला स्मगलिंग के लिए वहां स्टोर किया जाता था। मार्शल डर्बन आमतौर पर शहर वाले हेडक्वार्टर में बैठकर तंजीम को कंट्रोल करता था। जजीरे पर आमदोरफ्त के लिए एक हेलीकॉप्टर भी था जो जजीरे पर ही रखा जाता था और जब जरूरत पड़ती चीफ कॉल करके मंगवा लेता था। जजीरे का रकबा 3-4 मरबा किलोमीटर से ज्यादा न था। इसके 3 अतराफ समुद्र में उभरी हुई बुलंद चट्टानें थी और इन अतराफ से जजीरे में दाखिल होने का कोई रास्ता न था। सिर्फ मगरबी जानब छोटा सा साहिल था। जिस तरफ समुद्र में चट्टानें नहीं थी वहां से जजीरे में दाखिल होने के लिए 2 बुलंद चट्टानों के दरमियान 15-16 फीट कुशादा कुदरती दरा था और लांचों के जरिए इस तरफ से माल की जजीरे पर नकलो हमल होती थी। हेडक्वार्टर की इमारत जिसे पावर हाउस कहा जाता था इस दरे से तकरीबन 50 कदम के फासले पर थी और इस इमारत की तीनों अतराफ में भी पहाड़ियां और चट्टानें फैली हुई थी। साहिल के पास वाकया दरे वाली चट्टानों पर एंटी क्राफ्ट मशीन गनें नस्ब थी, जबकि पावर हाउस की छत पर भी मशीन गनें मौजूद थी। इसके अलावा इमारत के चारों तरफ और दरे वाली चट्टानों पर खुफिया मूवी कैमरे नस्ब थे जो इमारत के चारों तरफ और साहिल के मनाजर इमारत में वाकया ऑपरेशन रूम में स्क्रीनों पर पेश करते थे। शिराट के कहने के मुताबिक पावर हाउस का इंचार्ज विल्सन था। शिराट इसके साथी मेजर प्रमोद को दारुल-हुकूमत में लाए तो चीफ ने पहले से हेलीकॉप्टर को कॉल कर रखा था। मार्शल डर्बन के हुक्म पर शिराट मेजर प्रमोद को इस हेलीकॉप्टर में जजीरे पर लाया और विल्सन के हवाले करके वापस दारुल-हुकूमत चला गया था। विल्सन ने मेजर प्रमोद के साथ क्या सलूक किया ये शिराट को मालूम न था और न ही इसके चीफ ने मेजर प्रमोद को अगवा करने की वजह शिराट या किसी दूसरे मेंबर को बताई थी। अलबत्ता इसने सिर्फ ये कहा था कि वो मेजर प्रमोद से इंतकाम लेना चाहता है, लेकिन इसने वजाहत नहीं की थी कि मेजर प्रमोद से उसकी क्या दुश्मनी थी या मेजर प्रमोद ने इसका क्या बिगाड़ा था जिसका वो मेजर प्रमोद से बदला लेना चाहता था। बकौल शिराट पावर हाउस तक पहुंचना इमरान और इसके साथियों के लिए मुमकिन नहीं था। विल्सन कंट्रोल रूम में बैठा स्क्रीन पर जजीरे के साहिल और इतराफ की निगरानी करता रहता है और इमारत के इहाते के गेट तक पहुंचता तो दूर की बात है, साहिल पर उतरना भी दुश्मनों के लिए नामुमकिन बना दिया गया था। हेडक्वार्टर की अपनी लॉन्चों या स्टीमर्स के अलावा कोई स्टीमर भूल कर भी साहिल की तरफ बढ़े तो विल्सन के हुक्म पर उसे फौरन मिसाइल फायर करके तबाह कर दिया जाता है। इसी तरह इनके अपने हेलीकॉप्टर के अलावा कोई हेलीकॉप्टर वहां उतरने की कोशिश करे तो इसे फिजा में ही ब्लास्ट कर दिया जाता है। इन तमाम खतरात के बावजूद इमरान ने वहां पहुंचने का फैसला कर लिया था और गुज़िश्ता रात ही लॉलीपॉप को फोन पर रवानगी की हदायत की थी। चुनाचा वो सुबह बंदरगाह पहुंचा तो लॉलीपॉप अपनी इस लॉन्च पर इसका मुंतजिर था। इसने इमरान का मतलूबा असला भी लॉन्च पर पहुंचा दिया था और इमरान को लॉन्च का मायना कराते हुए इसके दफाई और हिफाजती निज़ाम के बारे में भी बता दिया था। इसके बाद ही इमरान ने लॉलीपॉप को अपने साथियों
को वहां लाने के लिए शहर भेजा था। इमरान साहब, क्या मार्शल डरबन को हमारी रवानगी की इत्तला मिल चुकी होगी? खावर ने इमरान से मुखातिब होकर पूछा। शाहिद, अगर बंदरगाह पर इसका कोई आदमी मौजूद है तो इसने लॉलीपॉप को पहचान कर मार्शल डरबन को इत्तला दे दी होगी। बहरहाल मुझे परवाह नहीं, अगर इसने हमें रोकने की कोशिश की तो अपना ही नुकसान करेगा। बस तुम लोग होशियार हो। इमरान ने कंधे उचकाते हुए कहा। हमें केबल से बाहर रहकर निगरानी करनी चाहिए ताकि खतरे का दूर से ही अंदाजा हो जाए, सफ्तर ने कहा। ठीक है, तुम और खावर अकब की निगरानी करो, नुमानी आगे ड्राइवर के पास रहेगा। इमरान ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। और तुम? जूलिया ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा। मैं तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारी निगरानी भी तो जरूरी है ना? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों? मेरी निगरानी क्यों जरूरी है? जूलिया ने उसे घूरते हुए पूछा। ताकि तुम बोर होकर भाग ना जाओ। इमरान ने जवाब दिया तो इसके साथी बेख्तियार हंस पड़े। फिर सफ्तर, खावर और नुमानी केबल से बाहर चले गए। इमरान ने जेब से फिलिपाइन का नक्शा निकाला और उसे फैलाकर देखने लगा। इस नक्शे पर फिलिपाइन के जजीरों की भी निशानदेही की गई थी। चंद बड़े जजीरों के नाम लिखे थे, लेकिन छोटे छोटे जजीरे बेनाम थे। इन बेनाम जजीरों में से एक के गिर्द सुर्ख रंग का दायरा बना हुआ था, जो इमरान ने शरारत से पूछ के बाद खुद लगाया था। इमरान साहब, एक तेज रफ्तार स्टीमर हमारे पीछे आ रहा है, दफ्तन खावर ने केबिन में झांक कर कहा। तो इमरान तेजी से उठकर बाहर आया तो तकरीबन 100 गज के फासले पर एक स्टीमर आ रहा था। स्टीमर पर ड्राइवर के सिवा कोई नजर नहीं आ रहा था। सफ्तर ने इमरान की तरफ देखा तो इमरान ने खावर को दूरबीन लाने की हिदायत की। इमरान साहब, क्या ये स्टीमर दुश्मनों का हो सकता है? सफ्तर ने पूछा। मैं यकीन से नहीं बता सकता। अगर दुश्मन का है तो यकीनन इसमें ड्राइवर के अलावा भी कुछ अफराद होंगे, इमरान ने कहा। इसी दौरान खावर केबिन से दूरबीन निकाल लाया था। इमरान के हर साथी के बैग में एक एक दूरबीन मौजूद थी। ये स्पेशल दूरबीन छोटे से कैमरे जैसी थी और इसमें ऐसे लेंस लगे हुए थे कि तारीकी में भी दूर तक देखा जा सकता था। इमरान ने सीक्रेट सर्विस के मेंबरान के लिए ये दूरबीनें खुद बनवाई थी और ये आसानी से जेब में रखी जा सकती थी। खावर ने दूरबीन इमरान के हवाले की और इमरान ने आंखों से दूरबीन लगाकर पीछे आने वाले स्टीमर को देखा तो ड्राइवर का चेहरा वाज़ह तौर पर दिखाई देने लगा। वो हुलिये से ड्राइवर ही लगता था, अलबत्ता उसके केबिन की खिड़की से 2 अफराद के चेहरे भी झांक रहे थे। ड्राइवर फिलिपाइनी था, लेकिन वो लोग किसी और नस्ल के सफेद फार्म लग रहे थे। इमरान ने दूरबीन आंखों से हटा ली। सफ्तर, केबिन में 2 अफराद के चेहरे दिखाई दे रहे हैं और मुझे लगता है कि उनकी नीयत दुरुस्त नहीं है, इमरान ने सफ्तर से मुखातिब होकर कहा। जी हाँ, वो दोनों भी हमारी तरफ देख रहे हैं, सफ्तर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा और दूरबीन आंखों से हटा ली जो इसने इमरान से ली थी। यकीनन इन लोगों को हमारी रवानगी के बाद ही हमारे बारे में इल्म हुआ होगा, वरना वो बंदरगाह पर ही हमें रोकने की कोशिश करते। बहरहाल इनसे पीछा छुड़ाना जरूरी है, इमरान ने स्टीमर की तरफ देखते हुए कहा। क्या इन पर हमला कर दिया जाए? सफ्तर ने पूछा। नहीं, स्टीमर तबाह हो जाएगा, उन्हें दूसरे तरीके से काबू करना होगा, इमरान ने कहा। ओ, दूसरा तरीका कौन सा? करीब खड़े खावर ने चुभते हुए पूछा तो इमरान ने तरीका बता दिया। ओ, अगर कामयाबी से पहले इन्होंने करीब पहुंचकर हमला कर दिया तो फिर? सफ्तर ने चुभते हुए कहा। इसीलिए तो कह रहा हूं कि इनके करीब आने से पहले ही इन पर काबू पा लेना चाहिए। आओ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और पलट कर केबिन की तरफ बढ़ गया। सफ्तर भी अंदर आया और इमरान केबिन की दीवार में वाक़या एक खाने से गोताखोरी का लिबास निकाल कर पहनने लगा। वो ये क्या कर रहे हैं? जूलिया ने चुभते हुए पूछा। गोताखोरी का लिबास पहन रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से पता चला है खजाने का, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। खजाना कहाँ है? तनवीर ने हैरत से पूछा। तुम्हें क्यों बताऊं? तुम तो मुझसे पहले ही समुद्र में छलांग लगा दोगे, इमरान ने कहा। गोया आप समुद्र की तह से खजाना निकालेंगे? तनवीर ने कहा। हाँ, हीरे मोतियों से भरा संदूक। फरहाद ने अपनी दुल्हन के लिए पहाड़ों से दूध की नहर निकाली थी, तो क्या मैं समुद्र से अपनी दुल्हन के लिए हीरे मोती नहीं निकाल सकता?
इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत निकम्मे हो, कभी सच्ची बात नहीं बताते। जूलिया ने घसीले लहजे में कहा, नहीं, इस मर्तबा तुम हीरे मोती देखोगी तो तुम्हें यकीन आ जाएगा कि मैं निकम्मा नहीं हूँ। सफ्तर, तुम जरा जूलिया को समझाओ और खावर के पास जाकर ठहरो, कामयाब होने पर मैं तुम्हें सिग्नल दूंगा। इमरान ने तेजी से कहा और केबिन से निकलकर लॉन्च के अगले हिस्से में आया जहां ड्राइवर के पास नुमानी बैठा था। इमरान ने ड्राइवर को लॉन्च रोकने की हिदायत की और फिर जो ही लॉन्च रुकी उसने सामने की जानब समुद्र में छलांग लगा दी। स्टीमर के केबिन में बैठे दो सफेद फार्म केबिन की खिड़की से बाहर देख रहे थे। इनके आगे काफी फासले पर समुद्र में एक लॉन्च जा रही थी। एक सफेद फार्म के हाथों में मशीन गन थी, दूसरा सफेद फार्म जो सर के बालों से यकसर मरूम था, उसके हाथ में पॉकेट साइज का आला था जो मोबाइल फोन की शक्ल का था, लेकिन इसमें छोटा सा एरियल नस्ब था। नेल्सन, ड्राइवर से कहो रफ्तार बढ़ा दे, रंजे शख्स ने मशीन गन बरदार से कहा जिसका नाम नेल्सन था। राइट सर, नेल्सन ने खिड़की के पास से हटते हुए मुदबाना लहजे में कहा और केबिन के दरवाजे से बाहर निकल गया। इसी लम्हे मोबाइल फोन नुमा आले से सीटी की तेज आवाज उभरने लगी। गंजे शख्स ने चूकते हुए मोबाइल का एक बटन प्रेस कर दिया। हेलो, ब्राउन स्पीकिंग, गंजे शख्स ने कहा। मार्शल डर्बन बात कर रहा हूँ। ब्राउन, क्या तुमने इस लॉन्च को ट्रेस कर लिया है? दूसरी तरफ से मार्शल डर्बन की गुराट अमेज आवाज सुनाई दी। यस चीफ, लेकिन मैं अभी इससे तकरीबन 150 गज पीछे हूँ। इसके अकब में 2 आदमी खड़े हैं। ब्राउन ने कहा, क्या लॉन्च वही है? इन अफराद की शक्लें कैसी हैं? मार्शल डर्बन ने पूछा। शक्लें नहीं पहचानी जा रही हैं चीफ, क्योंकि फासला बहुत ज्यादा है। अलबत्ता लॉन्च बड़ी पुलिस लॉन्चों जैसी है, सिर्फ कलर का फर्क है। और बंदरगाह से जो मालूमात हासिल हुई है इनके मुताबिक वो लॉन्च लॉलीपॉप की ही है। ब्राउन ने मुदबाना लहजे में कहा। इसी लम्हे नेल्सन वापस केबिन में आ गया। स्टीमर की रफ्तार में इजाफा होता जा रहा था। अगर वो लॉलीपॉप की लॉन्च है तो इसे तबाह कर दो, मार्शल डर्बन ने तहकमाना लहजे में कहा। राइट सर, स्टीमर की रफ्तार बढ़ा दी है, चंद मिनट में इसके करीब पहुंचकर हमला करूंगा। मौजूदा फासले से उसे निशाना बनाना मुमकिन नहीं है, ब्राउन ने कहा। ठीक है, जो भी पोजीशन हो मुझे फौरी कॉल करना, दैट्स ऑल, मार्शल डर्बन ने कहा और इसके साथ ही राब्ता मुनक़ता हो गया। सर, क्या मैं इन पर फायरिंग करूं? नेल्सन ने मुदबाना लहजे में ब्राउन से पूछा। नहीं, इतने फासले से अगर निशाना दुरुस्त ना लगा तो वो लोग हम पर जवाबी फायरिंग कर देंगे। जरा फासला कम होने दो, ब्राउन ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। मगर दूसरे ही लम्हे वो चूक पड़ा। लॉन्च पर अब 3 अफराद दिखाई दे रहे थे। इनमें से एक के हाथ में कोई कैमरा नुमा चीज थी जिसे वो आंखों से लगाए खड़ा था। ओ, मुझे लगता है वो कैमरे से हमारे स्टीमर की तस्वीर बना रहे हैं, नेल्सन ने चूकते हुए कहा। शायद वो कैमरा नहीं, कोई दूरबीन है जिससे वो हमारे स्टीमर को देख रहे हैं, ब्राउन ने कहा। और फिर चंद लम्हों बाद लॉन्च के अक्कब में खड़े अफराद में से 2 आदमी वहां से हटकर केबिन के पहलू में गायब हो गए। लॉन्च और स्टीमर का दरमियानी फासला कम होता जा रहा था। तकरीबन 2 मिनट बाद लॉन्च पर फिर 2 आदमी दिखाई देने लगे। सर, क्या लॉन्च वालों ने हमसे खतरा तो महसूस नहीं कर लिया? नेल्सन ने ब्राउन से पूछा। नहीं, इनके फरिश्तों को भी पता नहीं होगा कि हम मौत के फरिश्ते हैं, ब्राउन ने हंसते हुए कहा। ओह, शायद लॉन्च रुक गई है, नेल्सन ने यकदम चुभते हुए कहा। तो ब्राउन ने खिड़की से बाहर देखा। लॉन्च रुकने लगी थी। चंद लम्हों बाद वो बिल्कुल रुक गई। ब्राउन ने जल्दी से मोबाइल फोन ऑन करके नंबर प्रेस कर दिए। हेलो, मार्शल डर्बन स्पीकिंग। चंद लम्हों बाद फोन पर मार्शल डर्बन की आवाज सुनाई दी। ब्राउन बोल रहा हूँ चीफ, वो लॉन्च रुक गई है, ब्राउन ने मुतबाना लहजे में कहा। क्यों, कोई वजह मालूम हो रही है तुम्हें? मार्शल डर्बन ने पूछा। नो सर, हो सकता है इसमें कोई खराबी पैदा होगी हो, ब्राउन ने कहा। बहरहाल अब तुम जल्दी से इसके करीब पहुंच सकोगे? क्या इस पर मौजूद अफराद के पास असला नजर आ रहा है? मार्शल डर्बन ने पूछा। नो सर, वो खाली हाथ है। ओ, गालबन लॉन्च फिर चल पड़ी है, ब्राउन ने बाहर देखते हुए तेजी से कहा। इसके रफ्तार पकड़ने तक तुम इसके करीब पहुंच ही जाओगे। लॉन्च में चंद सुराख भी हो गए।
तो वो डूब जाएगी, मगर पहले से इस पर खड़े अफराद को निशाना बनाना। ओके, मार्शल डर्बन ने सख्त लहजे में कहा और इसके साथ ही राब्ता मुनक़ता हो गया। चलो नेल्सन, एक्शन का मरहला करीब आ गया है। ब्राउन ने फोन जेब में रखकर करीब पड़ी मशीन गन उठाते हुए कहा, तो नेल्सन ने भी कंधे से मशीन गन उतार कर हाथ में पकड़ ली। बॉस, मेरा ख्याल है कि हम यहाँ खिड़की से ही इन पर फायरिंग करें तो मुनासिब रहेगा। नेल्सन ने अचानक किसी ख्याल के तहत कहा, क्यों? ब्राउन ने केबिन के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए रुक कर पूछा। अगर इनके पास दूरबीन है तो हो सकता है वो हमारे हाथों में गने देकर फौरन ही हम पर फायरिंग कर दें, नेल्सन ने कहा। और हाँ, तुम ठीक कहते हो, ब्राउन ने चूकते हुए कहा। और फिर वो दोनों खिड़की के पास आकर खड़े हुए और मशीन गन खिड़की की चौखट पर रखकर लॉन्च की तरफ देखने लगे, जो हरकत में थी, लेकिन इसकी रफ्तार कम थी, जिसके सबब फुल रफ्तार स्टीमर तेजी से इसके करीब होता जा रहा था। बस अब 30 गज के करीब फासला रह गया है, फायर खोल देना चाहिए, नेल्सन ने लॉन्च पर खड़े अफराद की तरफ देखते हुए कहा। और इसके साथ ही वो लहराता हुआ कटे हुए शतीर की मानद फर्श पर आ गिरा। ब्राउन ने तेजी से पलट कर देखा और दरवाजे में खड़े। कहानी का बकिया हिस्सा अगली किस्त में आपको पेश किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। बहुत शुक्रिया।